नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे महापुरुष और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो जाति, संप्रदाय और क्षेत्र की सीमा से परे थे। संपूर्ण विश्व में न्याय, समानता और स्वतंत्रता के पैरोकार और प्रशंसक उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं और करते रहेंगे। उनकी प्रतिभा और देशभक्ति और जीवटता, संघर्षशीलता, साहस और स्वाभिमान, स्वानुशासन और आत्मविश्वास, संगठन और नेतृत्व कौशल, ये सभी विस्मित करने वाला है। जिस दौर में ऐसा माना जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता, उस दौर में उसे खुली चुनौती देते हुए भारत को स्वतंत्र कराने का सपना संजोना, संकल्प लेना और कुछ अर्थों में उसे सच कर दिखाना उस तेजस्वी व्यक्तित्व की महत्ता को दिखाता है। ये अकारण नहीं है और वो आज भी युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उनके द्वारा दिए गए नारे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद, प्रमाणित करते हैं कि वो युवाओं के मन और मिजाज की कितनी गहरी समझ रखते थे। ये नारे आज भी युवाओं की धमनियों में साहसिक उबाल लाते हैं, राष्ट्रभक्ति की अलख जगाते हैं, राष्ट्र की शिराओं में गति, ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। युवा नफ्स पर इतनी गहरी पकड़ रखने, असाधारण शौर्य और पराक्रम दिखाने के कारण भारत की मौजूदा सरकार द्वारा उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। निश्चित ही ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर केंद्रित विमर्श को गति प्रदान करता है। उनमें भारतवर्ष के प्रति एक गौरव बोध रहा था, पर वो गौरव बोध किसी को छोटा समझने, जतलाने की पश्चिमी कुंठा या दम से ग्रसित नहीं था। प्रतिभा और सफलता किसी की बपौती नहीं होती है। नस्लवादी श्रेष्ठता का दम रखने वाले अंग्रेजों को सुभाष ने 1920 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करके साफ संदेश दे दिया था कि भारतीय किसी से कमतर नहीं है। पर प्रखर राष्ट्र प्रेम और 1919 में हुए नृशंस और जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी ठुकरा दी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। असाधारण व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी, मौलिक अभिनव, चिंतन, दूरगामी दृष्टि के बल पर वो शीघ्र ही कांग्रेस और देश में लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 1938 में वो सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष तो मनोनीत हुए ही, साथ ही 1939 में उन्होंने उस समय के सर्वमान्य नेता महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद उनके घोषित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को मिले 1377 के मुकाबले 1578 वोट पाकर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दोबारा चुन लिए गए। सुभाष को महज कुछ महीनों के भीतर ही कांग्रेस अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। पर आज के राजनेताओं के लिए सीखने वाली बात है कि गांधी जी के विरोध के बावजूद नेताजी के मन में उनके प्रति कोई कटुता या दूरी नहीं घर करने पाई। 4 जून 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो संदेश प्रसारित करते हुए सबसे पहले उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। भले ही 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसकी विरासत पर वामपंथी दावा करते हैं, पर सुभाष चंद्र बोस उसकी तरह राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता को अछूत नहीं मानते बताते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 1928 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन के समय उनकी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की भेंट वार्ता हुई थी। कहते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के विचारों को जाना, समझा और सराहा था। नेताजी खोखले नारों या सस्ती लोकप्रियता की सीमाओं को भी खूब समझते थे। इन दिनों कतिपय दल और राजनेताओं द्वारा उद्योगपतियों को खलनायक घोषित करने का फैशन चल पड़ा है, जबकि उल्लेखनीय है कि सुभाष ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत होने के ठीक बाद से ही भारत में ठोस और व्यापक औद्योगिकरण के लिए नीतियां गठित की थीं। वो कुटीर उद्योग पर आधारित गांधीवादी आर्थिक दर्शन को युगानुकूल और आज की बहुविधि आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक नहीं मानते थे। इसी लेकर गांधी जी से उनकी मत भिन्नता भी थी। राष्ट्र के निर्माण में उद्योगपतियों की सकारात्मक भूमिका का वो आभास करते थे। कदाचित वो जानते थे कि गरीबी से जूझा जा सकता है, मेहनत करके उसे पार पाया जा सकता है, परंतु उसे राष्ट्रीय गौरव का विषय कदापि नहीं बनाया जा सकता। स्त्रियों को लेकर भी उनकी प्रगतिशील और आधुनिक सोच दृष्टव्य है। आजाद हिंद फौज में उन्होंने स्वतंत्र महिलाओं का रेजिमेंट का गठन किया था, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में दी थी। इसे झांसी की रानी रेजिमेंट भी कहा जाता था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन को चंद देसी रियासतों द्वारा अपना साम्राज्य बचाने का विद्रोह मात्र बताने वालों को उनके इस इतिहास बोध से सीख लेनी चाहिए। ये सर्वमान्य है कि महान देशभक्त और क्रांतिकारी रासबिहारी बोस द्वारा गठित भारतीय स्वतंत्रता लीग को ही उन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज का नाम देकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत सबसे प्रभावी
और सशक्त संगठनों में से एक बनाया। इसमें उन्होंने 45,000 सैनिक शामिल किए जो युद्ध बंदियों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में बसे भारतीय थे। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी, जिसे तत्कालीन जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोंचुको आइलैंड सरकार ने मान्यता भी दी थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारतीय झंडा फहराने के बाद वो वहीं नहीं रुके। जबरदस्त आत्मविश्वास और युद्ध कौशल के बल पर 1944 के शुरुआत में कोहिमा समेत उत्तर पूर्व के बड़े भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराने में उन्होंने कामयाबी पाई। आज़ादी के आंदोलन में सुभाष की महती भूमिका और व्यापक प्रभाव को दर्शाने के लिए 1956 में कोलकाता प्रवास के दौरान ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जस्टिस पीबी चक्रवर्ती के बीच हुई बातचीत का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है। उस लंबी बातचीत में जस्टिस चक्रवर्ती ने एटली से पूछा था कि वो कौन सा बड़ा कारण था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को सफलतापूर्वक दबा देने के बाद भी अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देना स्वीकार कर लिया। इसके जवाब में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की वजह से ब्रिटिश शासन सैनिकों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुका था। सैनिकों की ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी लगभग समाप्त हो गई थी। यही कारण है कि अंग्रेज जल्द से जल्द भारत छोड़ देना चाहते थे। साथ ही सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक्शन, रोमांस और रहस्य तीनों ही है। सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लड़ने वाले असल जिंदगी के हीरो थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी न स्वीकारते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनकी लव लाइफ भी काफ़ी दिलचस्प थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेक्रेटरी एमिली से प्रेम विवाह किया था, जो कि ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। उनकी प्रेम कहानी के भी कई किस्से हैं। ये तो रही एक्शन और रोमांस की बात। अब सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े रहस्य पर नजर डालते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हर किसी के लिए एक रहस्य है। उनके निधन के इतने सालों बाद भी आज तक ये नहीं पता चल सका है कि आखिर उनकी मौत की असल वजह क्या थी। उनकी मृत्यु पर जो जांच हुई वो भी कुछ सही निष्कर्ष नहीं दे सकी। चलिए जानते हैं कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य आखिर क्यों हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में हुई थी। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जिस विमान से मंचूरिया जा रहे थे और रास्ते में लापता हो गया। उनके लापता होने से ही कई सवाल खड़े हो गए थे कि क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, क्या सुभाष चंद्र बोस की मौत एक हादसा थी या हत्या थी। उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने एक खबर जारी की जिसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। किसी देश की संस्था से ऐसा बयान आने पर इस हादसे को सच माना जा सकता था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जापान सरकार ने पुष्टि की थी ताइवान में उस दिन कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। इस बयान से संशय और बढ़ गया कि जब कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं तो नेताजी गए कहाँ। सुभाष चंद्र बोस की मौत इसलिए भी रहस्य बनी हुई है क्योंकि आरोप लगा कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोस के परिवार की जासूसी कराई। अप्रैल 2015 में इस मुद्दे पर आईबी की 2 फाइलें सार्वजनिक हुई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। इन फाइलों के मुताबिक आज़ाद भारत के करीब 2 दशक तक आईबी ने नेताजी के परिवार की जासूसी की। कई लेखकों का मानना है कि नेहरू को भी सुभाष चंद्र बोस की मौत पर शक था, इसलिए वो बोस परिवार के पत्र की जांच करवाते थे ताकि अगर नेताजी परिवार से संपर्क करें तो पता चल सके। बाद में सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी 37 फाइलें सरकार ने सार्वजनिक कर दी, लेकिन इस फाइलों से ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले जो दावा कर सके कि सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में ही हुई थी। नेताजी के समर्थकों का मानना है कि वो देश की आज़ादी के वक्त जीवित थे, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। आज भी सवाल बरकरार है कि क्या 1945 में विमान हादसे में ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या हुई थी। अगर हाँ तो यह हादसा तो था, यह हत्या थी। अगर नहीं तो नेताजी कहाँ गए और क्यों दुनिया से चुप कर रहे हैं।